बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। इस ऑडियो लॉग में हम थोड़ा सा फिर से जनरल बाजवा के ऊपर बात करेंगे। आज मैं मुईद पीरजादा का व्लॉग देख रहा था, मैं हैरान हो गया हूँ। फ्रेंकली स्पीकिंग, जो मैं ऑडियो लॉग कर रहा हूँ मैं बड़ा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशानी की हालत में मैं ये ऑडियो लॉग कर रहा हूँ। मुईद पीरजादा का पूरा वीडियो लॉग देखने के बाद तकरीबन 42 मिनट्स का था, सारा का सारा मैंने देखा। उसमें उसने दो बातें ऐसी की जो मुझे बड़ी चुभी, जो मुझे मतलब है ना एक तरफ लेके गई, जिसके ऊपर मैं पहले भी सोच चुका था, लेकिन उन सोचों को मैंने रफा दफा कर दिया। मैंने सोचा कि यार ऐसे नहीं हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज टोटल नॉनसेंस, ये मेरा जहन खामखा के ख्याल बना रहा है, ये हो नहीं सकता। वो चीजें क्या है, ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करेंगे। जब मुईद पीरजादा का ऑडियो लॉग देख रहा था तो मुईद पीरजादा ने ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ हिज वीडियो लॉग उसने एक बात की। उसने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीनियों को बुरा भला कहा। उसके बाद उसने एक और बात की, उसने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा वाज इन कल्यूजन विद इंडियन एस्टेब्लिशमेंट। मैंने पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ वाज ऑलवेज इन कल्यूजन विद इंडियन एस्टेब्लिशमेंट रिगार्डिंग issues of Kashmir, Pakistan, you just name it. Any issue, Nawaz was in contact with Indian establishment. बहरहाल मुझे जो सबसे ज्यादा हैरानी हुई वो ये हुई कि जनरल कमर जावेद बाजवा भी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ कांटेक्ट में था। This man is a very very big dirty rat. I am 110% sure. This man has done something very cunning, something very fishy with the strategic policy of Pakistan. इस बंदे ने बहुत कुछ किया है यार। ये मुझे मतलब अब रियलाइज हो रहा है कि इस बंदे ने कुछ बड़ी खप डाल दी है, क्योंकि मुझे जो लग रहा था ना कि यार नवाज शरीफ कांटेक्ट में होगा इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू और ये बंदा कांटेक्ट में नहीं होगा, ये ज्यादा से ज्यादा बिजनेस एज यूजुअल चलाने की कोशिश कर रहा होगा, ये कांटेक्ट में नहीं होगा। और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके बिलावल की कांटेक्ट हो सकते हैं, आपकी फॉरेन ऑफिस के हो सकते हैं, या अमेरिकन के हो सकते हैं, बिलावल के अमेरिकन के थ्रू हो सकते हैं, लेकिन इस बंदे ने डायरेक्ट इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ कांटेक्ट मेंटेन किए हुए थे। अगर ये बात सच है और अगर आने वाला आर्मी चीफ ये इन्वेस्टिगेट करके एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाता है कि जनरल बाजवा के इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन थे, या जनरल बाजवा किसी सेंस में इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को मदद करने की कोशिश कर रहे थे, तो आर्टिकल 6 तो छोड़े, इसके ऊपर तो शूटेड साइड का ऑर्डर निकलना चाहिए। और माइंड यू, ये एक जनरल नहीं है जिसने इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉन्टेक्ट मेंटेन किया हुआ। जनरल असद दुरानी ने भी जो किताब लिखी है वो भी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रही है। ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो चुका है पाकिस्तान आर्मी के साथ। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरफ मुंह करके देखूं। अब मैं बताता हूं कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। हुआ ये है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ इंडियन आर्मी को मदद कर रहा था कश्मीर बेचने में। यह है सीधी सीधी बात कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कश्मीर सेल ऑफ कर रहा था इंडियन आर्मी को, इंडियन स्टेट को। इसी की पूरी पॉलिसीज जो भी थी कश्मीर के ऊपर, वो सारी की सारी पॉलिसी यही थी कि कश्मीर मुझे स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिया को बेच देना है और गिलगित बल्तिस्तान वाली बाउंड्री को इंटरनेशनल लाइन डिक्लेयर कर देना है। ये वो चीजें थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मेरा बहुत बार ध्यान इन चीजों के ऊपर जा रहा था। मैं सोच रहा था कि ये हो सकता है लेकिन नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी है, देख लेगी, पाकिस्तान की आर्मी समझ जाएगी, पाकिस्तान की आर्मी के अंदर कोई जनरल होगा जो इसे होना नहीं देगा। आईएसआई एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, आईएसआई कभी भी ऐसा काम नहीं करती, क्योंकि जनरल क्यानी के टाइम के ऊपर जनरल शुजा पाशा और जनरल क्यानी आपस में नहीं बनते थे। आईएसआई ने बिल्कुल ही 180 डिग्री अपोजिटली एक्ट किया था जनरल क्यानी के मुताबिक, और इसी तरह से जनरल क्यानी ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ एक्ट किया था, वो आईएसआई का हेड था। सो मुझे जो लग रहा था कि यार ये नहीं हो सकता, ये कुछ और ही डायरेक्शन में चीजें चली जाएंगी। मुझे बार बार लॉजिकल कंक्लूजन्स आ रहे थे कि यार ये बंदा कश्मीर बेच रहा है, ये बंदा कश्मीर बेच रहा है, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं बार बार इग्नोर कर रहा था कि यार ये नहीं हो सकता। इंसान कभी कभार जब मोहब्बत में चला जाता है ना, तो इंसान अंधा हो जाता है, उसको जो अपने महबूब की है ना खामियां वगैरह नजर नहीं आती थी। मैं भी थोड़ा बहुत ब्लाइंड हो गया था इसके हवाले से। मैं अब आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि इस बंदे ने क्या खप डाली है। इस बंदे ने इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की उस नैरेटिव को सपोर्ट करने की कोशिश की है जो कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट प्रमोट कर रही है। इंडियन एस्टेब्लिशमेंट कौन सा नैरेटिव प्रमोट कर रही है? इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ये नैरेटिव प्रमोट कर रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान आप ले लो, कश्मीर हमारा हो जाएगा, आप भी चुप करके बैठ जाओ, हम भी चुप करके बैठ जाते हैं। सो ये वो नैरेटिव था इंडियन एस्टेब्लिशमेंट प्रमोट कर रही थी, और इस बंदे ने उससे बाय कर लिया। यही बात तो जनरल मुशर्रफ के साथ भी हो चुकी थी 2002 में, जिसके ऊपर मुशर्रफ ने एग्री नहीं किया था। यही बात जनरल क्यानी के दौर में हो चुकी थी, जिसके ऊपर एग्री नहीं किया था। नवाज शरीफ की पॉलिसी ही कश्मीर के हवाले से ये जो इंडिया कहेगा वो मैं मान जाऊंगा। पाकिस्तानियों की ये पॉलिसी नहीं थी ना। एक्चुअली में तो पाकिस्तानी ये नहीं चाहते थे, कश्मीर को आजाद कराना एक इंटीग्रल पॉलिसी थी पाकिस्तान की। ये जो जनरल राइल था जब चला गया था, उसने बार बार क्या कहा? कश्मीर हमारी शेरग है। हर आर्मी चीफ आने के बाद क्या कहता था? कश्मीर हमारी शेरग है। जनरल बाजवा ने कभी नहीं कहा कि कश्मीर हमारी शेरग है। वजह क्या थी? मैं बार बार ये सोचता था कि ये जनरल बाजवा क्यों कश्मीर के ऊपर इतना लीनियंट है। मुझे लगा कोई बैकडोर चैनल के ऊपर बातचीत हो रही होगी जिसकी वजह से ये कंसेशंस लेना चाह रहा होगा, लेकिन अब तो मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये तो गद्दार था। यहाँ पर इमरान खान लगा पड़ा है कि
साइफर के मामले के ऊपर, ये तो कश्मीर को बेचने जा रहा था। जानते हो कि कश्मीर को बेचने की पॉलिसी कैरी आउट करना खामोशी से या बताकर बहुत बड़ा जुर्म है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। ये नेशनल ट्रीजन है। इस पूरे सीन के अंदर सबसे बड़ी खामी पता है क्या? जनरल बाजवा को एक भी जनरल नहीं था जीएचक्यू के अंदर जो कि क्वेश्चन कर सके जनरल बाजवा की पॉलिसी को। ये क्या बताता है हमें कि जीएचक्यू फेल हो चुका है पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में। जीएचक्यू पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सॉवरेनिटी, जीएचक्यू पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट परसू नहीं कर सकता। यह बताता है हमें। अब मैं बताता हूँ कि इसने किया क्या है। आप सबको पता होगा कि जैसे ही इंडिया ने ये 19 अगस्त वाला किस्सा वगैरह किया था, जिसके बाद उन्होंने कश्मीर को यूनियन टेरिटरी वगैरह डिक्लेयर कर दिया था, जिसके बाद ये हुआ था कि चाइनीज ने अपनी फौजें कश्मीर के ऊपर डिप्लॉय करना शुरू कर दी थी। एक्चुअल वॉर डॉक्ट्रिन ये है कि जब चाइनीज कश्मीर को घेरेंगे तो पाकिस्तान भी उस मामले से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। जो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर डिसीजन है वो हमारे यही है और पाकिस्तान अपनी मोबिलाइजेशन कश्मीर के इर्द गिर्द बढ़ा देगा। चाइनीज अपनी फौजें लेकर आ गए और इंडिया को एंगेज कर लिया। अब पाकिस्तान की बारी थी कि वो अपनी फौजें लेकर जाता और कश्मीर को घेर लेता, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर प्रेशर बनता और इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बनता कि यहाँ पर जंग हो जाएगी और इंडिया कुछ स्टेप बैक चला जाता, बहुत पीछे चला जाता। लेकिन यहाँ पर एक अजीब मामला हो गया। अब ये मामला मैं बिल्कुल ही एग्जैक्टली देख रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये 2019 की बात कर रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे चाइनीज अपनी फौजें लेकर आए, पाकिस्तान ने 3-4 महीनों के बाद सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। इंडियन लाइंस के साथ इंडियन एलओसी के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम के ऊपर। मैं बार बार सर दीवारों में मार रहा था उस टाइम के ऊपर कि ये क्या टाइम है इंडिया के साथ सीज फायर करने का, क्योंकि वहां पर हो क्या रहा था। जैसे ही चाइनीज आ गए थे इनके नॉर्थ बॉर्डर के ऊपर, तो इंडियन सारे की सारी पोस्टें खाली करके चाइना से लड़ने के लिए जा रहे थे। इंडियन आर्मी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ चुका था। इंडियन आर्मी स्ट्रेस हो चुकी थी, थिन हो चुकी थी, उनके डिफेंसेस थिन हो चुके थे। वो किसी भी ऑफेंसिव एक्शन को रोक नहीं सकते थे अगर हम मुजफ्फराबाद से जाकर हमला करते श्रीनगर के ऊपर। मैं बार बार सोच रहा था कि यार ये तो इंडियन की वीक पॉइंट है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि चाइनीज उसको ऊपर से जूते मार रहे हैं, पाकिस्तानियों को नीचे से ऊपर जाना चाहिए। अब पाकिस्तानी भी इन एलओसी के ऊपर एंगेज करेंगे तो इंडियन की तो ठुक जाएगी, इंडियन तो किसी भी पोजीशन में नहीं रहेंगे। लेकिन 2 महीनों के बाद अनाउंस किया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी ने सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया है इंडियंस के साथ। ये तो सरासर एग्रीमेंट इंडियंस को फेवर कर रहा था ताकि वो यहां से निकलकर वहां पर चले जाएं। उसके बाद इंडियंस ने कभी भी सीज फायर एग्रीमेंट की वायलेशन वगैरह नहीं की। वजह यह थी कि इंडियन को पता था कि ये सीज फायर एग्रीमेंट हमें सूट करता है। अब मुझे कोई समझाए जनरल बाजवा ने ये सीज फायर एग्रीमेंट क्यों साइन किया? ये वो चीज है जो मुझे बार बार उस टाइम के ऊपर हंट कर रही थी कि जनरल बाजवा ने ये सीज फायर एग्रीमेंट इस टाइम के ऊपर क्यों साइन किया, जब इंडियन पोजीशंस बहुत कमजोर थी। हम बहुत अच्छे तरीके से निगोशिएट कर सकते थे इंडियंस के साथ, पावर बैलेंस बिल्कुल हमारे फेवर में आ चुका था। जनरल बाजवा ने ये सीज फायर क्यों साइन किया? ये वो चीज है जो जनरल बाजवा से पूछना चाहिए, ना कि सिर्फ सीज फायर साइन किया। उसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रोक दिया कि फॉरेन के अंदर जाकर ये आवाजें वगैरह ना उठाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कन्विंस करने लगा ये बंदा। ये मुझे बताता है कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों कॉम्प्रोमाइज हो चुका था, ये इंडियन एस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ था। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि उस क्रिटिकल टाइम के ऊपर इस बंदे ने ऐसे ही सीज फायर डिक्लेयर करवा दिया हो। मुईद पीरजादा जो बात कर रहा है वो बिल्कुल सही बात कर रहा है कि इसने इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट देने की कोशिश की है, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज्यादा मदद की है। इसके अलावा एक और बात बताता हूँ, जब इंडियंस के ऊपर हमला हो रहा था गलवान के अंदर, चाइनीज इंडियंस को फोड़ रहे थे, लाते मार रहे थे, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स गिलगित बल्तिस्तान पहुंच जाती है। गिलगित बल्तिस्तान पहुंचकर अपनी ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है, एक ऑफेंसिव एक्शन की तैयारियां वगैरह करना शुरू कर देती है। चाइनीज एयरफोर्स भी आ जाती है और यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करने की कोशिश की जाती है। इस बंदे ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से खत लिखवाया पाकिस्तानी एयरफोर्स को कि यहाँ पर ट्रेनिंग मत करो, ये एक कॉन्फ्लिक्टेड जोन है, अगर हम करेंगे तो इंटरनेशनल रिपरकशंस होंगे। जिसके बाद वो जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज होनी थी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, वो वहां पर नहीं हुई, वो जाकर थर में हुई, सिंध के अंदर हुई। थर नहीं, ये थट्टे के पास एक एयरफोर्स का बेस है, वहां से एक्सरसाइज सारी की सारी हुई। ये बंदा बिल्कुल दोगला था। इस बंदे ने कश्मीर का सौदा करने की कोशिश की है। इस बंदे ने इंडियंस के साथ हाथ मिलाकर पाकिस्तानी फौज के पीठ में खंजर घोपा है। अगर आसिम मुनीर सच में जानना चाहता है कि ये बंदा क्या था, मेहरबानी करके खुदा का खौफ करो ओ फौजियों, खुदा का खौफ करो, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराओ। इस बंदे ने किस किस तरह के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए, सारे मिलिट्री सेक्रेटरीज को बुलाओ, सारे इसके पर्सनल स्टाफ को बुलाओ, ये जितने भी डिप्लोमेटिक विजिट पे गया है, जितने भी एम्बेसडर इसके साथ थे उनको बुलाओ, एक कमीशन बिठाओ, इसको इन्वेस्टिगेट तो करो। ये कहीं पे गद्दार तो नहीं है, गद्दार तो है, वो तो इमरान खान वाला गद्दार है। लेकिन ये जो बात हो रही
ही है अब कश्मीर का सौदा करने की, तो इसने किसके कहने के ऊपर कश्मीर के ऊपर इस तरह के स्ट्रेटेजिक फैसले लिए जिससे 110% इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को फायदा हो रहा था, जबकि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट कश्मीर के अंदर कमजोर होती जा रही थी, वहां पर कोई इंसर्जेंसी नहीं हो रही थी। फिर क्यों ये बार बार इमरान खान को कह रहा था कि आप कश्मीर की बात ना करें, फिर उल्टा सीज फायर एग्रीमेंट भी करके आ गया इंडिया के साथ, जबकि इंडियन डिफेंस लाइन बहुत थिन हो चुकी थी, इंडियन डिफेंस लाइन के अंदर दरारें पड़ चुकी थी कश्मीर के अंदर। ये क्यों उस टाइम के ऊपर सीज फायर एग्रीमेंट साइन करके आ गया इंडिया के साथ? ये वो चीजें हैं जो हमें बार बार देखनी पड़ेगी। ये आर्मी चीफ आया है जनरल आसिम मुनीर, इससे मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूं, ये जिस जगह पर भी गया है जनरल बाजवा, जिस जिस सेक्रेटरी के साथ मिला है, जितने हमारे एम्बेसडर इसके साथ गए थे, जिस जिस मीटिंग के अंदर गए थे, इसको निकालें, इसको इन्वेस्टिगेट करें, ये बंदा क्या खप डाल कर आया है। इसके अलावा और बात सुन लीजिए, चाइनीज से ये हमेशा उल्टी सीधी बातें करता था। मैंने कुछ वीडियोस की थी पहले जिसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से चाइना के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, फिर भी ये चाइना के साथ उल्टी सीधी बातें कर रहा था। लेकिन एक्चुअली में हमारी एयरफोर्स, हमारी न्यूक्लियर आर्म फोर्स, ये सारे के सारे तो चाइना के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। तो ये किस बात के ऊपर चाइनीज के साथ पंगा ले रहा था? ये वो चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। अब तो मुझे ये भी समझ में आ गया कि ये जो जनरल हैदर था, ये जो इमरान खान के टाइम के अंदर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बना हुआ था, वो क्यों इससे नहीं बन रहा था? ये जरूर न्यूक्लियर एसिड के हवाले से भी कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा। इसने कुछ ना कुछ न्यूक्लियर एसिड के हवाले से जनरल हैदर से मांगा होगा जो इसको नहीं मिला होगा। ये बंदा बिल्कुल दोगला था, इसने बड़ी जगहों पर अपना मुंह मारने की कोशिश की है। मेहरबानी करके नया आने वाला आर्मी चीफ इसको अरेस्ट करे, इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, इसको जीएचक्यू में बुलाए, इससे पूछा जाए कि इसने किया क्या है, इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये बंदा बिल्कुल दोगला है, इसने बहुत कुछ किया है। इसने तो पूरी की पूरी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को उड़ाने की कोशिश की है, इसने खड़े खड़े पाकिस्तान को बेचने की कोशिश की है। यार ये बंदा बड़ा दोगला बंदा है। सो मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा जनरल आसिम मुनीर के साथ, भाड़ में जाए पीडीएम, भाड़ में जाए इलेक्शन, इसको पकड़ो, पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन करो कि इस बंदे ने क्या किया है। इस बंदे ने अगर कश्मीर के हवाले से सौदा करने की कोशिश की है तो जरूर इसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। इस बंदे को डिटेल से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पहले तो इसे अरेस्ट करें, फिर इन्वेस्टिगेट करें, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि इसने क्या क्या छुपाने की कोशिश की है। जनरल आसिम मुनीर साहब, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है तो मेहरबानी करके जनरल बाजवा को पकड़ के उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच।